मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यायपालिका का। न्यायपालिका के अंतर्गत हमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के गठन है और उसकी जो प्रमुख शक्तियाँ और कार्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया कि जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो आसान न होके एक जटिल प्रक्रिया है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद में जो है न्यायाधीश है उनको हटाया जा सकता है। और इन न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रमुखतः क्या है कि दोनों जो सदन है यानी संसद के जो सदन है दोनों, उनका प्रारंभ में समर्थन मिलना आवश्यक है। जैसे लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा में महाभियोग का अगर समर्थन मिलता है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक है। उसके बाद में क्या है कि उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। जिसमें न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगा है उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति में प्रमुखतः क्या है 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। और 3 सदस्य, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया और एक जो कानून का विशेष प्रख्यात ज्ञाता है वो हो गया। इन तीनों सदस्यों की समिति के द्वारा बाद में क्या है जांच की जाती है और उसके बाद में अगर जांच सही साबित हो जाती है तो उसका जो आगे की प्रक्रिया है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। विस्तार से उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जब समिति ने उसको सही पाया उसके बाद में क्या है कि सदन में इसकी कार्रवाई स्टार्ट होती है। ध्यान रखना कि समिति में जांच में न्यायाधीश को दोषी पाती है तो सदन में महाभियोग की कार्रवाई शुरू। समिति के द्वारा जो जांच की जा रही है ये समिति है 3 सदस्य होती है और उसने अगर वेरीफाई कर दिया कि न्यायाधीश के ऊपर जो महाभियोग लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है वो उसका दोषी है तो उसके बाद में सदन में महाभियोग की कार्रवाई शुरू। जो संसद का सदन है उसमें उस न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी और उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। बात आती है सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होना। अब यहाँ बात आती है कि कार्रवाई तो प्रारंभ हो जाएगी लेकिन जो सदन है उसमें 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। कितने प्रस्ताव से? 2/3 सदस्यों के द्वारा महाभियोग अगर प्रस्ताव पारित होता है तो वो उस सदन के द्वारा क्या है कि पारित समझा जाएगा, स्वीकार्य समझा जाएगा। बात आती है 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजना। यानी जब सदनों के द्वारा उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया तो उसको स्वीकार कर लिया गया, सदन का समर्थन प्राप्त हो गया तो उसके बाद में ये नहीं कि उसको हटा दिया जाएगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अब आगे की जो प्रोसेस रहती है, आगे की जो प्रक्रिया रहती है वो रहती है कि उस प्रक्रिया की सारी जो जानकारी है, डिटेल वगैरह है वो क्या है कि किसके पास जानी चाहिए? 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजना। 2/3 बहुमत संसद में पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद में वो जो प्रस्ताव है उसको किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति है उसके ऊपर अपना बाद में क्या है निर्णय देता है, अपनी समस्त आगे की कार्रवाई करता है। बात आती है राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है। अब बात आती है कि न्यायाधीश को जो पद से विमुक्त करना है, पद से हटाना है, उसका जो आदेश है, उसकी जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रक्रिया या आदेश जारी किया जाता है कि उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाए, पद से विमुक्त कर दिया जाए। तो एक प्रकार से हमने अध्ययन किया कि जो न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो सरल न होकर एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले बात आती है कि इसको समर्थन मिलना प्रारंभ में आवश्यक है दोनों सदनों का। उसके बाद में एक समिति का गठन होता है। समिति अगर ये दोष सिद्ध कर पाती है यानी उसको लगता है कि हाँ जो न्यायाधीश पे दोष लगाया गया है वो वास्तव में सही है तो उसके बाद में सदन में 2/3 बहुमत से उसको पारित होना आवश्यक है। और इतना ही नहीं, उसके बाद में राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव भेजा जाता है और राष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति के आदेश से अंतिम प्रक्रिया होती है वो होती है राष्ट्रपति का आदेश। राष्ट्रपति के आदेश से क्या है
कि न्यायाधीश को उसके पद से विमुक्त किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सरल न होकर एक जटिल और कठिन प्रक्रिया है, जिसके कारण हम देखते हैं कि प्रमुखतः न्यायाधीशों से संबंधित जो प्रक्रियाएं आती हैं बहुत ही कम आती है, और अभी तक ऐसा आपको आज प्रमुख रूप से सुनने को कम ही मिला है। न्यायपालिका की संरचना। अब बताते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की न्यायपालिका है और किस प्रकार से वो न्याय प्रदान करती है, और क्या विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में क्या अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी है या एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना। भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था की गई है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी सर्वोच्च जो सबसे ऊपर है वो क्या है कि उसके जो निर्णय हैं वो सभी जगह मान्य होंगे, और उसके जो निर्णय हैं उसकी अवमानना नहीं की जाएगी, और अवमानना करने पर, दोषी पाए जाने पर उसको न्यायालय के द्वारा उचित सजा व दंड भी दिया जाएगा। तो भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण न्याय की व्यवस्था है वो आगे चलती रहती है। बात आती है आगे, भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं। भारत में जो अलग के प्रांतीय स्तर के न्यायालय है, यानी जो अंतिम निर्णय वही कर सकें, ऐसी व्यवस्था प्रमुखतः नहीं की गई है। प्रमुख रूप से जो प्रांत स्तर पर है न्यायालय वो छोटे न्यायालय होते हैं, और अगर केंद्र स्तर की बात करें तो वहां पे क्या है, उच्च न्यायालय होते हैं। तो भारत में जो प्रांतीय स्तर पर है वो प्रमुख रूप से न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है। आगे बात आती है अब कि भारत में न्यायपालिका की संरचना है वो किस प्रकार की है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में जो न्याय व्यवस्था की स्थापना है, न्यायालय की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना, पिरामिड की तरह है। पिरामिड की जिस प्रकार से आकृति होती है ठीक उसी प्रकार भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से व्यवस्था की गई है, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये एक दूसरे से जो न्यायालय हैं वो जुड़े हुए हैं, और एक इकाई के रूप में, एक संगठन के रूप में एक भूमिका अपनी निभाते हैं, और न्याय प्रमुख रूप से इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर का न्यायालय है, सबसे उच्च न्यायालय है प्रमुख रूप से, जिसके कारण क्या है कि संपूर्ण जो न्याय व्यवस्था है वो इसके नियंत्रण में रहती है, और इसके नियंत्रण में रहने के कारण क्या है कि संपूर्ण जो न्याय की व्यवस्था है वो एक इकाई के रूप में, एक संगठन के रूप में कार्य करती है, जिस कारण इसको कहा गया है कि जो भारत में न्याय व्यवस्था है वो एक पिरामिड की तरह कार्य करती है। तो ध्यान रखना कि भारत में सर्वोच्च पे क्या है, यानी सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के बाद कौन सा न्यायालय आता है। तो ध्यान रखना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बाद में जो न्यायालय आता है वो आता है राज्य स्तर पे। कौन सा न्यायालय आता है, राज्य स्तर पे न्यायालय आता है, और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर पर किसके न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो एक इकाई के साथ ये जुड़े हुए हैं। सबसे ऊपर हमने बात की कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें बाद में जो राज्य स्तर पे है वो क्या है, उच्च न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे का जो न्यायालय है, अधीनस्थ जो न्यायालय है वो है उच्च न्यायालय। बात आती है आगे, सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी इस पिरामिड की भूमिका में सबसे नीचे नीचे कौन से न्यायालय होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ जो न्यायालय होते हैं वो जिला न्यायालय, और उसके भी नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये पिरामिड के संरचना का निर्माण करते हैं। सबसे नीचे नीचे कौन से न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कौन से न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय के ऊपर कौन से न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के ऊपर कौन से न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो एक प्रकार से कहा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो पूर्णतः उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हैं और अपनी प्रक्रिया को अंजाम प्रमुख रूप से देते हैं। बात आती है नीचे के न्यायालय ऊपर के न्यायालय के देख रेख में कार्य करते हैं। अब बात आती है कि जो पिरामिड की भूमिका है इसमें जो नीचे के न्यायालय हैं वो प्रमुख रूप से किसके नियंत्रण में, किसकी देखरेख में कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो की जाए कार्रवाई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय प्रमुखतः कार्य करते हैं और अपने निर्णय प्रमुखतः देते हैं। हमने बात की कि भारत में जो न्यायालय की जो व्यवस्था है
उसकी संरचना किस प्रकार से है, ध्यान रखना पिरामिड की जो आकृति होती है उस प्रकार से हमारे जो न्यायालय की व्यवस्था है प्रमुख रूप से की गई है। तो एक न्यायालय के साथ दूसरा न्यायालय जुड़ा हुआ है। प्रमुख रूप से बात आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी देखरेख में प्रमुखतः सभी अधीनस्थ न्यायालय है वो उसके निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उसके फैसलों को ध्यान में रखते हुए, उसकी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रूप से अपने कार्य करते हैं और सुचारू रूप से अपने कार्यों का संचालन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो अपने सबसे ऊपर का जो न्यायालय है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रमुख रूप से न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके जो कार्य किए जाते हैं वो एक प्रकार से मजबूत कार्य, इसके निर्णय मानने पड़ते हैं सभी को और इसकी अवमानना नहीं की जा सकती। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है, जो भी आदेश दिया गया है, जो भी कार्रवाई की गई है वो सभी जो क्या है कि अदालतें हैं, सभी जो न्यायालय हैं उनको प्रमुख रूप से मानने पड़ते हैं। चाहे वो कहीं भी कोई भी राज्य में हो, चाहे वो कोई भी जिले में हो, चाहे कोई भी शहर में हो, प्रमुख रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया गया वो समस्त जो न्यायालय हैं, समस्त जो अदालतें हैं उनको प्रमुख रूप से मानना पड़ेगा और उसकी प्रमुख रूप से क्या है कि स्वीकृति उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। बात आती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रमुखतः ये शक्ति और पावर भी होता है कि वो आवश्यकता के आधार पे जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। तबादले का मतलब होता है स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना। वो चाहे तो आवश्यकता के आधार पे जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको एक स्थान से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है या एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में आवश्यकता के आधार पे उनका परिवर्तन है, उनका स्थानांतरण है कुछ समय के लिए कर सकता है या पूर्णतः भी कर सकता है। तो ये शक्ति भी किसके पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है कि किसी अगर उच्च न्यायालय है उसे किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करना है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय है वो अगर किसी अदालत में कोई मामला चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि वो उसके कार्य क्षेत्र के बाहर का है या उसके द्वारा उस पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय में मामला चल रहा हो, चाहे वो जिला न्यायालय में मामला चल रहा हो, चाहे वो उच्च न्यायालय में मामला चल रहा हो, उस न्यायालय के जो मुकदमा चल रहा है उसको अपने पास मंगवाने की शक्ति भी किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चाहे उसमें निर्णय बीच में ही रहा हो, अगर आवश्यकता लगती है सर्वोच्च न्यायालय को कि जो निर्णय दिया जा रहा है या जो कार्रवाई चल रही है वो उचित ढंग से सही प्रकार से नहीं चल रही, तो आवश्यकता पड़ने पे क्या है सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समय जो कार्रवाई चल रही है उसको अपने पास निर्णय को या कार्रवाई चल रही है उसको मंगा सकता है, उसकी सुनवाई स्वयं कर सकता है। बात आती है एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। एक अन्य शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय की रहती है कि एक न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उस उच्च न्यायालय के द्वारा या न्यायालय के द्वारा उस पर उचित रूप से कार्य नहीं किया जा रहा, उचित रूप से कार्रवाई की सुनवाई नहीं की जा रही, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय बीच में हस्तक्षेप करके क्या करता है कि जिस न्यायालय में वो मामला चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, उसको उस न्यायालय से हटा के दूसरे न्यायालय में भिजवा देता है और वहां पे क्या है कि उसकी कार्रवाई है वो प्रारंभ से सही तरीके से सुचारू रूप से प्रारंभ की जाती है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियां हैं, विशिष्ट है और विशिष्ट रूप से होने के कारण ये शक्तिशाली न्यायालय भी है कि जो सभी न्यायालय हैं उसके अधीनस्थ न्यायालय वो सब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। और कहीं भी कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जो लगता है कि उस न्यायालय के कार्य क्षेत्र का बाहर का है और उसकी सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए, तो क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों को अपने पास मंगवा लेता है। और आवश्यकता लगती है कि किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है लेकिन उसका फैसला सही तरीके से नहीं किया जा रहा, सुनवाई सही तरीके से नहीं की जा रही, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्ति भी है कि उस मामले को वो उस न्यायालय से हटा के दूसरे न्यायालय में भी क्या है भिजवा सकता है। तो इसके साथ एक अन्य प्रमुख शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो फैसला दिया गया, वो सभी अधीनस्थ जो न्यायालय हैं
उनको मानना पड़ेगा और उस निर्णय की किसी प्रकार से क्या है अवमानना नहीं की जाएगी। अगर किसी न्यायालय के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की जाती है, उसको नहीं माना जाता, तो उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति पे या उस न्यायालय पे उचित रूप से कार्रवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। बात आती है उच्च न्यायालय की। हमने पिरामिड की व्यवस्था की तरह सर्वोच्च न्यायालय का हमने अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो बाद की कड़ी है, बाद की जो व्यवस्था है या सर्वोच्च न्यायालय के बाद का जो न्यायालय आता है नीचे का, वो न्यायालय आता है उच्च न्यायालय। कौन सा आता है? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन अपन सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की बात करें तो कुछ भूमिका इसकी कम रहती है, इसका महत्व अपने क्षेत्र में विशेष रूप से रहता है। सबसे पहले बात आती है कि निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो जिला न्यायालय हैं, उनमें जो फैसले चल रहे हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो गई, निर्णय में कोई बाधा उत्पन्न हो गई, तो यहाँ पे क्या है प्रमुख रूप से क्या किया जाता है कि जो निचली अदालतें हैं उनकी जो कार्रवाई चल रही है, उन कार्रवाइयों को, उन फैसलों को प्रमुखता क्या है कि अपील की जो सुनवाई करना है वो उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था कि कहीं भी उसको लगता है कि उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहाँ जो कार्रवाई का जो क्षेत्र है उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का हो गया है या उनके निर्णय जो दिए जा रहे हैं या कार्रवाई की सुनवाई की जा रही है वो उचित नहीं की जा रही, तो यहाँ पहले सर्वोच्च न्यायालय है उनको अपने पास मंगवा रहा था, उनकी सुनवाई कर रहा था, या एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उसकी सुनवाई के लिए कार्य करवा रहा था। ठीक उसी प्रकार क्या है कि जो उच्च न्यायालय है उसमें क्या है कि जो निचली अदालतें हैं उनमें जो सुनवाई की जा रही है, उनके फैसलों पर की गई अपील है, उसकी सुनवाई करने का प्रमुख जो अधिकार है वो किसके पास होता है? तो ध्यान रखना उच्च न्यायालय के पास में प्रमुखतः होता है। बात आती है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी। मौलिक अधिकार है उनको बहाल करने के लिए प्रमुख रूप से क्या है कि उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है।